हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम कक्षा 5 पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र। आओ शुरू करते हैं। चिट्ठी का सफ़र का मतलब होता है यात्रा करना, कि एक स्थान से दूसरे स्थान चिट्ठी या पत्र कैसे पहुंचता है उसके बारे में बताया गया है। जब भी हम कोई पत्र लिखते हैं तो हम उसे इस पत्र पेटी में डालते हैं, जो आपको दिख रहा होगा ना, ये रेड कलर का। और इसमें क्या करते हैं, इस पत्र पेटी में, इस लेटर बॉक्स में जब हम उस पत्र को डालते हैं तब उस पत्र को इकट्ठा करके उन स्थानों के लिए भेजा जाता है जहाँ के लिए हमने उन पत्रों को लिखा है। आओ देखते हैं कि किस प्रकार एक चिट्ठी अपना सफ़र तय करती है। प्यारे बच्चों, अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया है क्यों जाए। अगर हम चिट्ठी पर डाक टिकट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब यह होगा कि हमने डाक सेवाओं का भुगतान नहीं किया है, जिसके माध्यम से हमारी चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? अगर हम चिट्ठी पर पूरा और सही पता नहीं लिखेंगे तो वह चिट्ठी सही स्थान पर नहीं पहुंच पाएगी। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? अब ज़रूरत जब हमें लगता है कि भाई हमें यह पत्र बहुत जल्दी पहुंचाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट करते हैं ताकि वह जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? अगर हमने स्थान बदल दिया है या जिसके लिए हमने चिट्ठी लिखी है, अपने रिलेटिव जिनके लिए भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं, अगर उन्होंने स्थान बदल दिया है और हमारे पास उस स्थान का पता नहीं है, हमने पुराने पते पे चिट्ठी भेज दी है, तो वह जो पत्र है, वह चिट्ठी है, उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगी। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। अब हम पहला लिफाफा देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्रेस डिलीवरी, और बगल में लगी हुई है मोर और टिकट, और नीचे लिखा हुआ है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा। और अब हम दूसरे लिफाफे की तरफ चलते हैं। सबसे ऊपर टिकट लगी हुई है और टिकट के ऊपर लगी हुई है स्टैम्प मोर, और उसके नीचे लिखा हुआ है सेवा में श्रीमान निर्देशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली, और पिन कोड लिखा हुआ है 110016। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। तो सबसे छोटी भौगोलिक इकाई का मतलब है, जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं और हमारा ज़्यादातर परिवेश क्या है, ग्रामीण परिवेश है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे नाम, फिर पिता का नाम, फिर ग्राम सभा, फिर आएगा पोस्ट ऑफिस, फिर उसके बाद लिखेंगे विकास खंड का नाम, फिर विकास खंड के बाद आएगा जिला, और जिले के बाद आएगा प्रदेश का नाम। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में
डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कई कस्बे, गांव, शहर ऐसे हैं कि जो हमारे ब्लॉक में भी होंगे और अन्य ब्लॉकों में भी होंगे, या हमारे ज़िले में भी होंगे और अन्य ज़िले में भी होंगे। तो जो पत्र हमारे लिए भेजा जा रहा है वह हमारे यहाँ आने की बजाय वह किसी अन्य गांव, अन्य शहर की ओर चला जाएगा। इसीलिए पिन कोड दिया गया है। प्रत्येक जगह को इंकित करके वहाँ के लिए एक अलग पिन कोड, एक अलग नंबर बनाया गया है, ताकि डाक कर्मचारियों को सही स्थान में चिट्ठी को भिजवाने में कोई दिक्कत न हो और चिट्ठी को जल्दी से बांटा जा सके। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त सन 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं ने निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। गांधी जी के पत्र में लिखा था, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्दा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा गया था उस समय पिन कोड का चलन नहीं था और महात्मा गांधी जी एक फेमस व्यक्ति थे, तो जो भी पत्र उनके लिए लिखे गए हैं वह उन तक पहुँचे होंगे, क्योंकि जब व्यक्ति फेमस हो जाता है तो वह पत्र उन तक आसानी से पहुँच जाता है। लेकिन आज के दौर में यदि हम किसी के लिए पत्र लिखते हैं या कोई हमारे लिए पत्र लिखता है, वह हमारे यहाँ सही तरीके से पहुँचे, इसके लिए पिन कोड का होना अति आवश्यक है। क्योंकि एक जैसे शहर, कस्बे, गांव के नाम होने के कारण वह पत्र क्या है, कहीं अन्य स्थान को न चला जाए। इसीलिए डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के तहत पिन कोड का चलन किया। आओ पिन कोड के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016। इसमें पहले स्थान पर जो सबसे पहले एक है उसके बारे में कह रहे हैं। स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व जम्मू कश्मीर का है। जो प्रथम एक है वह इन स्थानों के बारे में बताता है। अगले 2 अंक यानी 1 और 0 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। आप गुरुजी से भी पूछ सकते हैं, अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं और पोस्ट ऑफिस जाकर भी पता कर सकते हैं। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो और अपने घर का पिन कोड का नंबर भी आप अपने माता पिता से पता कर सकते हैं। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। जो डाकघर है, जैसे हमारे पास टेलीफोन डायरेक्टरी होती है ना, कि हमें किसी का फ़ोन नंबर पता करना होता है तो उसमें लिखा होता है, उसी प्रकार क्या होता है कि पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर लिखा होगा। जो रेड कलर का लेटर बॉक्स होता है ना, जिसमें हम पत्र चिट्ठी लिखते हैं, डालते हैं, तो उस पर भी क्या लिखा होता है, पिन कोड नंबर लिखा होता है। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? इसका उत्तर है कि इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से और अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से हम पता कर सकते हैं। टिकट संग्रह का शौक। संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। जो डाक टिकटें हैं उनको इकट्ठा करना काफ़ी लोकप्रिय है। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। इसका उत्तर है फिलेटली। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे,
जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर जगह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। कहने का तात्पर्य यह है कि पुराने समय में कबूतरों की मदद से भी चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता था। और हरकारों हरकारों का मतलब है जो ऐसे इंसान जो पैदल ही यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक चिट्ठी भेजने का काम करते थे। और राजा महाराजाओं के पास तो अपने घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे जो उनकी चिट्ठी को उनके संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। लेकिन उनको उसके साथ साथ उस चिट्ठी को बचाए रखने का, क्योंकि रास्ते में क्या हुआ करता था, डाकू लुटेरे होते थे और वह क्या करते थे, चिट्ठी को लूट लेते थे। तो उनसे भी बचाना होता था, अपनी जान को भी बचाना होता था और संदेश को सही स्थान तक पहुंचाना होता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम और पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। तो आज के दौर में भी कई ऐसी दुर्गम जगह हैं जहां तक पैदल ही चिट्ठी को या लेटर को भेजना पड़ता है और आज भी हरकारे मतलब पैदल यात्रा करके ही चिट्ठी को पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने का काम में लाया जाता है। प्रशिक्षित का मतलब है उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें सिखाया जाता है कि किस प्रकार डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। इसका उत्तर है कि प्रवासी पक्षियों में एक जन्मजात शक्ति होती है जिसके आधार पर वे अपने रास्तों ठिकानों का पता लगा लेते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि पक्षी सूर्य, तारागणों की स्थिति तथा पहाड़ों और नदियों की स्थिति से अपने रास्तों का पता लगाते हैं। आओ संदेशवाहक कबूतरों के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुई। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में छापे।
यह रहा उसका पता। नेहरू भवन 5, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 2, बसंत कुंज, नई दिल्ली 110070। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।